उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। श्रोताओं नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे हम आपसे मिलते हैं और पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके साथ पूर्वोत्तर राज्यों की चर्चा करते हैं, वहां की सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में आपको बताते हैं, महत्वपूर्ण घटनाक्रमों से आपको रूबरू करवाते हैं और क्या कुछ समाचार हैं, क्या कुछ सूचनाएं हैं, वो भी आपके साथ साझा करते हैं। तो आइए इस सप्ताह भी हम इस अनोखे क्षेत्र के सफर पर चलते हैं और जानते हैं कि इस सप्ताह पूर्वोत्तर राज्यों में क्या कुछ खास हुआ। पूर्वोत्तर डायरी। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में आपके लिए हमारे पास बहुत कुछ है। हमारे क्षेत्रीय संवाददाताओं की रिपोर्ट्स हम आपको सुनवाएंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में सिक्किम के गंगटॉक से द्वितीय सेना कमांडर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित भी किया था। ये सम्मेलन किस तरह से महत्वपूर्ण है, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, जैसे कि उन्होंने सेना की तैयारियों की सराहना करते हुए कहा था कि ऐसे सम्मेलनों का ये एक महत्वपूर्ण मकसद होता है कि कूटनीतिक स्तर पर और स्वदेशीकरण के मामले में, सूचना और युद्ध तकनीक के मामले में हम बात करें। और सबसे अहम जो पक्ष था, उन्होंने सेना के आधुनिकीकरण पर जोर दिया। इसी दौरान उन्होंने एक प्रेरणा स्थल का भी उद्घाटन किया था और इस प्रेरणा स्थल की किस तरह से अहमियत है, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पिछले अक्टूबर महीने में झील टूटने से आई बाढ़ में हमारे कुछ जवान शहीद हुए थे और ये स्थल उन शहीदों की, उन जाबाजों की वीरता को जीवित रखने की स्मृति में है। इसके अलावा श्रोताओं, आज हम बात करेंगे दुर्गा पूजा उत्सव की। हम सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कई राज्यों में दुर्गा पूजा का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे अगर हम असम की ही बात करें तो इस साल दुर्गा पूजा उत्सव की वहां बहुत धूम रही, बहुत भव्यता देखने को मिली। गुवाहाटी में ही हमने देखा कि बड़ी मात्रा में पंडालों की सजावट की गई थी और इन पंडालों की सजावट ने लोगों का मन मोहा। और इस साल कई खास थीम भी शामिल की गई, जैसे इस बार असमिया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है, इसकी खुशी थी। और दूसरा, प्राचीन सभ्यताओं की झलक, जैसा कि हर बार देखने को ही मिलती है, तो वो भी इस बार पंडालों में देखने को मिली। और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी पंडालों का दौरा किया था और लोगों से मुलाकात की थी। तो अपने संवाददाता से हम इस संबंध में जानेंगे विस्तार से। त्रिपुरा में भी हम चलेंगे और ये जानेंगे कि त्रिपुरा में किस तरह से शारदीय नवरात्रे का ये उत्साह चरम पर था और सप्तमी से ही वहाँ, क्योंकि दशहरा का उत्सव शुरू हो जाता है और 4 दिन तक बड़ी धूम रहती है इस राज्य में और भक्तिमय माहौल रहता है। माँ दुर्गा की मूर्तियों का यहाँ पर बड़े रोचक तरीके से स्वागत किया जाता है। लोग ढाक और ढोलक की ताल पर माँ दुर्गा की मूर्ति का स्वागत करते हैं। तो इस अनुष्ठान पर हम बात करेंगे और साथ ही जानेंगे कि किस तरह से ये उत्सव वहाँ पर धूमधाम से मनाया गया। दोस्तों, दुर्गा पूजा के बाद हम थोड़ी सी और चर्चा अलग विषयों पर करेंगे, जैसे कि मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने ग्रीन मेघालय प्लस योजना का शुभारंभ किया है, जो पर्यावरण विकास को लेकर एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है और मेघालय राज्य को ग्रीन बनाने की दिशा में ये बड़ी महत्वपूर्ण पहल है। अंत में हम नागालैंड चलेंगे और अपने संवाददाता से वार्षिक हॉर्नबिल फेस्टिवल से संबंधित एक रिपोर्ट सुनेंगे। हम सभी जानते हैं कि हर बार नागालैंड में ये फेस्टिवल बड़ी धूमधाम से दिसंबर महीने में मनाया जाता है। चलिए आइए हम अब विस्तार से गतिविधियों और सूचनाओं, समाचारों को जानते हैं। श्रोताओं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गंगटॉक में द्वितीय कमांडर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया और इस सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना की तैयारियों, क्षमताओं के उच्च मानक बनाए रखने के लिए सेना की प्रशंसा भी की। श्री सिंह ने कहा कि इस तरह के सम्मेलन में रक्षा, कूटनीति, स्वदेशीकरण, सूचना, युद्ध, रक्षा, बुनियादी ढांचा और सेना के आधुनिकीकरण से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श होना चाहिए और हमने देखा भी कि इस सम्मेलन में इन विषयों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि युद्ध की तैयारी हमेशा होनी चाहिए। बाद में रक्षा मंत्री ने प्रेरणा स्थल का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया और प्रेरणा स्थल उन 22
साहसी जवानों की स्मृति में बनाया गया है, जो अक्टूबर 2023 के पहले सप्ताह में एक झील के टूटने से आई बाढ़ में जो शहीद हुए थे। इस प्रेरणा स्थल ने उन जवानों की बहादुरी को हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज कर दिया है। तो आइए आज की इस मुख्य खबर में हम विस्तार से इस पर बात करते हैं। 2024 का द्वितीय सेना कमांडर्स सम्मेलन 10 अक्टूबर को गंगटोक में शुरू हुआ। ये सम्मेलन हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया गया। इसका फोकस रहा कि भारतीय सेना की जमीनी स्तर पर तैयारियों और रक्षा रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया जाए। सम्मेलन में सेना के अधिकारियों ने मौजूदा सुरक्षा स्थिति, सीमाओं और आंतरिक इलाकों की परिस्थितियों पर चर्चा की। साथ ही संगठनात्मक सुधार, लॉजिस्टिक्स और मानव संसाधन प्रबंधन पर भी विचार हुआ। सम्मेलन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। मौसम खराब होने के कारण उन्होंने वर्चुअल मोड में सुकना से संबोधन दिया। रक्षा मंत्री ने सेना के प्रति देश के विश्वास की बात दोहराई। उन्होंने आधुनिक युद्धों में पारंपरिक और हाइब्रिड वॉर के महत्व को रेखांकित किया। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना को ऐसी रणनीतियां बनानी होंगी जो वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें। उन्होंने लगातार सतर्क रहने, आधुनिकीकरण और तैयारी की आवश्यकता पर जोर दिया। उत्तरी सीमा की स्थिति पर रक्षा मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि सेना हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, जबकि शांति वार्ता भी चलती रहेगी। उन्होंने पश्चिमी सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ सेना की कार्रवाई की सराहना की और पुलिस बलों के साथ तालमेल को भी सराहा। रक्षा मंत्री ने सेना की आत्मनिर्भरता और आधुनिक तकनीकों के विकास की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर सैनिक को आधुनिक हथियार देना है। साथ ही उन्होंने ओलंपिक में सेना के खिलाड़ियों के प्रदर्शन और स्वच्छता अभियान में योगदान को भी सराहा। रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना का आधुनिकीकरण और युद्ध की तैयारी एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें सरकार पूरी तरह सेना के साथ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीते 11 अक्टूबर को सिक्किम के बोरडांग में प्रेरणा स्थल का वर्चुअल उद्घाटन किया। ये स्मारक 22 शहीद जवानों की याद में बनाया गया है, जो पिछले साल अक्टूबर में दक्षिण लूनाक झील में ग्लेशियर झील की दुर्घटना में मारे गए थे। गंगटोक में खराब मौसम के कारण रक्षा मंत्री ने उद्घाटन पश्चिम बंगाल के सुकना में त्रिशक्ति कोर मुख्यालय से किया। समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और हर परिस्थिति में देश के लिए डटे रहने वाले जवानों के साहस की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रेरणा स्थल ने इन वीरों के बलिदान को अमर कर दिया है और उनके साहस को इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया है। ये स्मारक लोगों को जवानों की बहादुरी की याद दिलाएगा और हमेशा प्रेरित करता रहेगा। इस प्रेरणा स्थल ने उन जवानों की बहादुरी को इतिहास में हमेशा के लिए अंकित कर दिया। जब तक यह स्थल रहेगा, तब तक यह इस क्षेत्र के लोगों को हमारे जवानों के शौर्य से परिचित कराएगा, उन्हें प्रेरणा देगा। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसे स्मारक सैनिकों के बलिदान का प्रतीक हैं और ये लोगों में राष्ट्रीय गर्व की भावना जगाते हैं। उन्होंने कहा कि हर भारतीय के अंदर देशभक्ति की भावना होती है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति अपने निजी जीवन में व्यस्त हो जाता है और ये भावना सोई रह जाती है। ऐसे स्मारक इस भावना को जगाते हैं और भूत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाले सेतु का काम करते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय समर स्मारक का उदाहरण दिया, जहां लगभग 26,000 शहीदों के नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि जवानों की बहादुरी और बलिदान का ऋण देश कभी नहीं चुका सकता। उन्होंने सभी जवानों का अभिवादन किया जो दूसरों की शांति के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों के होने के बावजूद इन सैनिकों ने यहाँ के लोगों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। यही भारत का संस्कार है कि यहाँ पैदा हुआ हर व्यक्ति समस्त भारतवासियों को ही नहीं, पूरे विश्व को अपने परिवार का सदस्य मानता है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा, ये प्रेरणा स्थल हमारे सैनिकों के साहस का प्रमाण है। ये हमारे बीच के आपसी सामंजस्य का प्रतिबिंब है, जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखता है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रतीक है, जो हमें ये विश्वास दिलाता है कि देश सुरक्षित हाथों में है। ये स्मारक हमें सैनिकों के बलिदान की याद दिलाएगा और हमें प्रेरित करेगा कि हम राष्ट्र की उन्नति के लिए समर्पित रहें। समारोह का आयोजन त्रिशक्ति कोर ने किया था। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल
NS राजा सुब्रमणी, 17 माउंटेन डिवीजन के मेजर जनरल अमित कपथियाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सभी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीदों के परिवारों को सम्मानित भी किया गया। प्रेरणा स्थल को सिक्किम की राज्यपाल और भारतीय सेना ने मिलकर बनाया है। ये स्मारक साहस और बलिदान का प्रतीक है। ये आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा और भारतीय सेना की राष्ट्र सेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की याद दिलाएगा। भारतीय सेना ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र का पुनर्निर्माण भी किया है और इसे एक सुंदर स्मारक स्थल में बदल दिया है, जो स्मृति और साहस का प्रतीक है। पूर्वोत्तर डायरी डेस्क से विशाल शर्मा। श्रोताओं, देश भर में बीते दिनों शारदीय नवरात्रे का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया और हम सभी जानते हैं कि पूर्वोत्तर के राज्य जैसे असम, त्रिपुरा और साथ ही पश्चिम बंगाल में माँ दुर्गा का ये उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अगर सबसे पहले हम असम की बात करें तो असम में इस साल दुर्गा पूजा की धूमधाम से समाप्ति हो गई है और पूजा पंडालों की सजावट के लिए कई खास थीम इस बार रखी गई थी। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि गुवाहाटी शहर में भी 400 से ज्यादा पंडाल सजाए गए थे। भक्तजन सुबह से ही पंडालों में पहुंचकर माँ दुर्गा के दर्शन करते थे और आशीर्वाद देते थे। भक्तिमय संगीत, शानदार रोशनी और खूबसूरत सजावट ने पूरे माहौल को बहुत ही आकर्षक बना दिया था। तो आइए असम से हमारे संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा से विस्तार से जानकारी लेते हैं कि ये दुर्गा पूजा का उत्सव असम और खासतौर पर गुवाहाटी में किस तरह से मनाया गया, क्या उत्साह रहा। असम में पिछले वर्षों की तरह हर्षोल्लास के साथ दुर्गा पूजा मनाया गया। लगभग 5000 दुर्गा पूजा का आयोजित किया गया है इस साल। और गुवाहाटी शहर की बात करें तो गुवाहाटी में लगभग 400 या 500 के बीच दुर्गा पूजा का आयोजित हुआ था। और 5 दिन के पूजा के बाद विजयादशमी के दिन माता दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन जारी है और ये भी शांतिपूर्ण तरीके से किया गया है। और बहुत से जगह पे विसर्जन अभी भी जारी है और बहुत जगह पे विसर्जन हो चुका है। इसके साथ ही अगर हम पिछले 5 दिनों की दुर्गा पूजा की बात करें तो जैसे अगर बिहू के बाद असम में ये दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है दुर्गा पूजा। और इस साल भी दुर्गा पूजा में जैसे यहाँ पे एक ट्रेडिशन है लोगों में कि नए कपड़े खरीदते हैं, तो नए रंग बिरंगी कपड़ों के साथ लोग दुर्गा पूजा देखने को पहुंचे थे। और विभिन्न विषय पर इस बार दुर्गा पूजा का पंडाल लगाया था, जिसमें अगर हम लोग बात करें कि डिब्रूगढ़ के एक पूजा पंडाल में जो कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने असमिया को एक ध्रुपदी भाषा का मर्यादा प्रदान किया था, क्लासिकल लैंग्वेज का, वो विषय के आधार पर दुर्गा पूजा का पंडाल लगाया गया। गुवाहाटी में बहुत सारे पूजा है जिसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन को दिखाया गया, जयपुर के राज दरबार को दिखाया गया, राजघराने को दिखाया गया। तो ऐसे ऐसे विषयों पर दुर्गा पूजा का पंडाल लगाया गया। और इसमें जो लाइटिंग होता है वो भी बहुत बेहद खूबसूरत होता है, वो भी देखने लायक था। पूरा 500 दिन लोग यहाँ पे जमकर लोग आए, दुर्गा पूजा का उत्सव मनाया। साथ ही नवरात्रि का भी त्योहार मनाया जा रहा है। और दुर्गा पूजा की इस बार ये भी रही क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन का जो शुरुआत किया था, ये कार्यक्रम यहाँ दुर्गा पूजा में भी लागू था। बहुत लाखों के भक्त आते हैं, लेकिन जो क्लीनलीनेस के पे स्वच्छता पे दुर्गा पूजा की तरफ से खास ध्यान दिया गया कि स्वच्छता बरकरार रहे। कुल मिलाकर 500 दिन असम में हर्षोल्लास के साथ लोग दुर्गा पूजा में भाग लिए। लाखों भक्त दुर्गा पूजा देखने के लिए आए। गुवाहाटी में भी लोग बहुत ज़्यादा लोग आए, दूसरे प्रदेशों से भी असम में लोग आए। कुल मिलाकर एक खुशहाल माहौल में इस बार दुर्गा पूजा का संपन्न हुआ।
असम के बाद हम त्रिपुरा चलते हैं। श्रोताओं, त्रिपुरा में हर साल शारदीय नवरात्रे का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और दुर्गा पूजा के पंडाल सजते हैं। चारों तरफ उत्साह और उमंग का वातावरण रहता है। खासतौर पर सप्तमी से लेकर दशहरा तक जो 4 दिन का ये उत्सव होता है वो बहुत भव्य होता है। लोग इस 4 दिन के उत्सव की पहले से ही तैयारी कर लेते हैं। हालांकि सप्तमी से पहले ही ये उत्सव शुरू हो जाता है, लेकिन सप्तमी के दिन से जो एक अनुष्ठान शुरू होता है उसका बहुत महत्व है और नवरात्र की शुरुआत से ही इस अनुष्ठान की तैयारियां हो जाती हैं। दुर्गा मां की मूर्ति को स्थापित किया जाता है और उनके मुख को ढका जाता है। उनकी मूर्तियों का स्वागत भी किया जाता है ढाक और ढोलक के साथ। तो त्रिपुरा में किस तरह से ये उत्सव मनाया गया है और क्या कुछ उत्साह रहा, हम अपने अगरतला संवाददाता से विस्तार से जानते हैं। दुर्गा माई की जय के जयकारों के बीच सभी धार्मिक और सांस्कृतिक मंदिरों और समुदायों के पूजा पंडालों में दुर्गा उत्सव में बोधन नामक विशेष अनुष्ठान रखा गया था। इस अनुष्ठान के माध्यम से मां दुर्गा की मूर्तियों का अनावरण किया गया। बोधन का अर्थ है मां दुर्गा का धरती पर आगमन। हर साल सप्तमी से 4 दिन का एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसकी राज्य में बहुत धूम होती है। वैसे तो दुर्गा पूजा नवरात्र की शुरुआत से हो जाती है, लेकिन महासप्तमी पूजा पर उत्सव और भी व्यापक हो जाता है, जिसमें पूरे राज्य में धार्मिक और सांस्कृतिक उत्साह फैल जाता है। इस बार भी बड़े उत्साह के साथ ये उत्सव राज्य में मनाया गया। सभी उम्र के लोगों ने पहले से ही पूजा पंडालों में जाकर महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा से आशीर्वाद लिया। अगरतला में पूजा उत्सव की उमंग देखी गई। विभिन्न रंगों, आकारों और रूपों में जीवन आकार के पंडाल सजाए गए। ये पंडाल सांस्कृतिक धरोहर और लोगों की रचनात्मकता को दर्शाते हैं। राजधानी और शहर की गलियों में रंग बिरंगी नियॉन लाइट्स ने आकर्षक छटा बिखेर दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने राज्य के लोगों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी। साथ ही महाअष्टमी के दिन मनाए जाने वाले कुमारी पूजा का भी त्रिपुरा और बंगाली समुदाय के बीच विशेष महत्व है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कुमारी पूजा कोलासुर की हत्या का जश्न मनाती है, जिसे देवी काली ने मारा था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार कोलासुर आकाश और पृथ्वी को कब्जे में ले लिया था। तब देवताओं ने महाकाली की मदद के लिए उन्हें पुकारा, जिसके बाद देवी काली ने एक कन्या के रूप में जन्म लिया और कोलासुर का वध किया। महाअष्टमी का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस दिन कन्या को पंडाल में देवी दुर्गा की मूर्तियों के साथ पूजा की जाती है। श्रद्धा और भक्ति भाव से हुए समारोह में मंत्र पठन, प्रार्थना, शंखनाद और ढाक और ढोलक की धुन से वातावरण उत्साहपूर्ण हो जाता है। अलग अलग आयु के लोग पारंपरिक वेशभूषा में आश्रम में इकट्ठे होते हैं और देवी दुर्गा से आशीर्वाद मांगने के लिए समारोह देखने के लिए शिरकत करते हैं। कुमारी पूजा देवी दुर्गा की शक्ति, बल और विशेषताओं को याद दिलाने वाला एक स्मरणोत्सव है। दुर्गा पूजा के दौरान कुमारी पूजा का जश्न 1898 में शुरू हुआ, जब स्वामी विवेकानंद ने कश्मीर के श्रीनगर में खीर भवानी मंदिर में एक 4 साल की लड़की को देवी के रूप में पूजा था। बाद में 1901 में स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ, कोलकाता में रामकृष्ण मिशन और मिशन के मुख्यालय में कुमारी पूजा का अनुष्ठान संपन्न किया था। उन्होंने ये केवल श्री रामकृष्ण के प्रति श्रद्धा और श्रद्धा को सम्मानित करने के लिए किया था, जिसने देवी माता के प्रति समर्पण और मातृ पूजा की भक्ति का पालन किया था। पूर्वोत्तर डायरी के लिए अगरतला से मैं कुणाल शिंदे। श्रोताओं, माँ दुर्गा के भव्य उत्सव की चर्चा हो ही रही है, तो आइए हम अपने श्रोताओं को ये मधुर लोक भजन सुनवाते हैं। आश्विन मासे दुर्गा पूजा ঢাকের কেমন গুরগুরি তারি মাঝে ঝিলমিল করে মোর প্রাণের সুন্দরী মোর প্রাণের সুন্দরী আশ্বিন মাসে দুর্গা পূজা ঢাকের কেমন গুরগুরি লাল শাড়ি পিঁধে নাচে মাদলে ঝুমুর বাজে না নাকে নোলক পায়ে তাবিজ রঞ্জন বাজে গহনা আরে নাকে নোলক পায়ে তাবিজ রঞ্জন বাজে গহনা অঞ্জলি দেখে কালা কানে কদম ফুল আজ কেন তোমার কালা কদম মলিন গো কদম মলিন গো আশ্বিন মাসে দুর্গা পূজা ঢাকের
अब हम बात करते हैं अपने वातावरण को सुरक्षित बनाने की एक महत्वपूर्ण पहल के बारे में। मेघालय के मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक बहुत महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है, मेघालय ग्रीन प्लस योजना। ये ऐसी योजना है जिसमें समुदाय की भागीदारी होती है और इस योजना में समुदाय को एक तरह से प्रोत्साहन दिया जाता है कि वो किस तरह से वनों की रक्षा कर सकते हैं और पेड़ों की रक्षा करके वातावरण को सुरक्षित बना सकते हैं। इस संबंध में हमारे संवाददाता की ये विस्तृत रिपोर्ट सुनते हैं। ग्रीन मेघालय प्लस राज्य सरकार की वो पहल है जिसके तहत मेघालय को और ज्यादा हरा भरा बनाने का प्रयास हो रहा है। पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज इसके तहत जंगलों के संरक्षण के लिए समुदायों और लोगों को हर हेक्टेयर पर प्रतिवर्ष 20,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये योजना राज्य भर में जंगलों के संरक्षण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है और जहाँ ज्यादा जंगल हैं, उन क्षेत्रों की यदि समुदाय और लोग सुरक्षा करते हैं तो उसके बदले में आर्थिक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ग्रीन मेघालय प्लस योजना पेमेंट फॉर इकोसिस्टम के सिद्धांत पर आधारित है, जो गांवों समुदायों की भागीदारी से वनों का संरक्षण सुनिश्चित करती है, जो कम से कम 30 वर्षों तक प्राकृतिक जंगलों के संरक्षण और सुरक्षा का वचन देते हैं। पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज कार्यक्रम 2022 में शुरू किया गया था। ग्रीन मेघालय प्लस का उद्देश्य 50,000 अतिरिक्त हेक्टेयर या 500 वर्ग किलोमीटर जंगल के संरक्षण को बढ़ाना है। इस योजना की विशेषता ये है कि इसमें अधिक क्षेत्र को कवर किया गया है। पहले योजना के तहत कम से कम 2 हेक्टेयर जंगल की आवश्यकता होती थी, लेकिन नई गाइडलाइंस ने इसे घटाकर 1 हेक्टेयर कर दिया है, जिससे छोटे भूस्वामी और समुदाय भी इसमें भाग ले सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में 3,000 से अधिक लोगों और समुदायों ने इस योजना से लाभ प्राप्त किया है, जिससे 54,000 हेक्टेयर से अधिक प्राकृतिक जंगल का संरक्षण हुआ है। ग्रीन मेघालय प्लस का उद्देश्य 50,000 हेक्टेयर अतिरिक्त जंगल को संरक्षण के अंतर्गत लाना है। कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में सरकार ने राज्य को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया है। ऐसे कार्यक्रमों की शुरुआत की है जो हमारे लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुए हैं, जिससे विकास में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों का विकास आवश्यक है जो आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देगा। उन्होंने ये भी कहा, हमें पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार रहना होगा और प्रकृति तथा विकास के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए काम करना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार वनीकरण परियोजनाओं पर खर्च करती है, लेकिन मेघालय ने प्राकृतिक जंगलों के संरक्षण के लिए ग्रीन मेघालय मॉडल की शुरुआत की है। Mentioning that their society, their locality, their clan has already been protecting the forest for 15 years, 20 years, but they did not get any support. And that is precisely what the purpose of this scheme or this program is. We spend hundreds of crores for afforestation program, for planting the trees again. And we waste a lot of time, many years for the plant to again grow. So if you calculate the time that it takes for the plant or the tree to grow and the money that we spend in afforestation programs and the destruction that we have done for the environment, it makes complete sense for us to support the local people, the custodians of the land and the forest. उन्होंने कहा कि हम भविष्य में वनीकरण परियोजनाओं के लिए इंतजार करने के बजाय जंगलों का संरक्षण कर रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में राज्य सरकार ने जंगलों के संरक्षण के लिए 44 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं और 200 करोड़ रुपए से अधिक का बजट इस प्रयास के लिए निर्धारित किया गया है। उन्होंने समुदायों से भी वनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी से भाग लेने का आग्रह किया। ये पहल उन समुदायों को समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिए तैयार की गई है जो सक्रिय रूप से वनों की सुरक्षा में लगे हुए हैं। शिलोंग से लमफ्रोंग नोंगस्पोंग की रिपोर्ट के साथ मैं पूर्वोत्तर डायरी डेस्क से निखिल कुमार शुक्ला। पर्वों की भूमि नागालैंड अपने वार्षिक हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए जानी जाती है और हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये नागा हेरिटेज विलेज किसामा में आयोजित किया जाएगा। हर बार भारत के सबसे जीवंत सांस्कृतिक उत्सवों में गिना जाने वाला ये एक फेस्टिवल है और हर साल इस महोत्सव की बड़ी धूम होती है और ये 10 दिन तक त्योहार मनाया जाता है, इसलिए इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल यानी
त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है और इस फेस्टिवल को हर साल दिसंबर महीने में मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि हॉर्नबिल फेस्टिवल क्या होता है और किस तरह से नागालैंड में इसे धूमधाम से मनाया जाता है। अपने संवाददाता की ये विस्तृत रिपोर्ट सुनते हैं। पर्वों की भूमि नागालैंड अपने वार्षिक हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 के लिए तैयार हो रहा है, जो नागा हेरिटेज विलेज किसामा में आयोजित किया जाएगा। ये भारत के सबसे जीवंत सांस्कृतिक उत्सवों में से एक है। हर साल इस महोत्सव को बड़े धूमधाम से 10 दिनों तक मनाया जाता है, इसलिए इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स यानी त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। इस साल का हॉर्नबिल फेस्टिवल 1 दिसंबर से शुरू होगा और इस बार सिल्वर जुबली समारोह मनाया जाएगा। नागालैंड सरकार ने इस बार वेल्स को देश का एक प्रमुख भागीदार बनाया है। नागालैंड राज्य अपने सबसे बड़े उत्सव हॉर्नबिल फेस्टिवल की मेजबानी के लिए जोर शोर से तैयारियां कर रहा है। इन तैयारियों की देखरेख मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री स्तरीय समिति कर रही है। उत्सव के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए हेरिटेज विलेज में बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण हो रहा है। साथ ही अक्टूबर के आखिरी सप्ताह और नवंबर के तीसरे सप्ताह में दीमापुर से किसामा तक के क्षेत्रों को साफ सुथरा और सुंदर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर योजनाएं बनाई गई हैं। नागालैंड सरकार के पर्यटन विभाग के आयुक्त और सचिव डॉक्टर जी हुकुगा सीमा ने कहा, our best efforts to make our place comfortable, enjoyable, and in this regard, we have started with a master plan for Kisama Naga Heritage Village renovation and revamping of all the structures and many other areas. And in the next coming years, from next year onwards, Kisama Village will be open 24/7. So, tribal halls and morals will be very much instrumental in making it a success. इसी बीच मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने हॉर्नबिल फेस्टिवल के 25वें संस्करण के लिए वेल्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे वेल्स इस बार का साझेदार देश बनेगा। ये समझौता अक्टूबर के पहले सप्ताह में वेल्स की मुख्यमंत्री की आधिकारिक यात्रा के दौरान किया गया, जो किसी भी भारतीय मुख्यमंत्री की वेल्स की पहली आधिकारिक यात्रा भी थी। हॉर्नबिल फेस्टिवल की शुरुआत साल 2000 में कोहिमा में एक छोटे से 3 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में हुई, पर अब ये उत्सव नागालैंड के लिए एक प्रमुख पर्यटन कार्यक्रम बन गया है और इसे 10 दिनों तक मनाया जाता है। इन 10 दिनों के दौरान आगंतुक आदिवासी जीवन, पारंपरिक भोजन, खेल, संगीत और नृत्य के साथ स्थानीय हस्तशिल्प और वस्त्रों की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। ये महोत्सव न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत लोकप्रिय है। हर साल दुनिया भर से लोग इस सांस्कृतिक उत्सव का हिस्सा बनने के लिए नागालैंड आते हैं। कोहिमा से असुनुओं की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी डेस्क से मैं सरफिरोजी। श्रोताओं, उम्मीद है आज का ये अंक आपको पसंद आया होगा और इसी तरह से अगले सप्ताह भी हम पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति से जुड़ी हुई कुछ गतिविधियां आपके लिए लेकर आएंगे। पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़े समाचार, घटनाक्रम आपके साथ साझा करेंगे। इस कार्यक्रम को अगले सप्ताह रविवार शाम 5:30 बजे इन्हीं फ्रिक्वेंसीज पर आप सुनिएगा। और अगर आप इस कार्यक्रम को ऑनलाइन सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल के माध्यम से भी सुन सकते हैं और हमारी वेबसाइट newsonair.com से भी इस कार्यक्रम को डाउनलोड करके आप सुन सकते हैं। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ज़रूर दीजिएगा। आप हमारा ईमेल का पता नोट कर लें, airnsdtalks@gmail.com। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें संदेश भेजना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर लें, 9289094044 9289094044। अब मुझे यानी कमल प्रजापति को इजाजत दीजिए। आपसे अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। आलेख और संकलन कमल प्रजापति, तकनीकी सहायक दानिश जैदी। उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार
शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।